गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज, मेरी वीडियो और मेरी स्क्रीन आप सबको अच्छे से विजिबल होगी। तो चलिए। ओके, बहुत बढ़िया। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, शुरू करते हैं। ये एक गांव के अंदर ना एक बहुत बहुत बड़ा तालाब है। ये क्या है? एक बहुत बड़ा तालाब है। इस तालाब के अंदर इस तालाब के अंदर एक मछली है। इस तालाब के अंदर क्या है? एक मछली है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। यहाँ पे तुम्हारे जैसा कोई शैतान बच्चा खड़ा है, तुम्हारे जैसा। और वो इस मछली को ना देखना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? इस मछली को देखना चाहता है। तो वो क्या करेगा? इस मछली को देखने के लिए इसके पास आएगा। लेकिन जैसे ही ये इसके पास आएगा, तब क्या होगा? ये मछली इसको देख के भाग जाएगी। मछली इसको देख के अपनी स्पीड चेंज कर लेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी और कहीं और चली जाएगी। तो यही बात का आइडिया लेकर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। हाइजेनबर्ग ने बोला, आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ कभी भी नहीं निकाल सकते। क्या समझ आया? हाँ ना, बोलो, कुछ बोलो। समझ आया? हाइजेनबर्ग ने बोला, किसी भी चीज की पोजीशन एक्स या मोमेंटम पी आप एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। और वो कोई भी चीज क्या होगी? वो कोई भी चीज सर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगी। आप किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का पोजीशन और उसका मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। समझ आया क्या? ओके, वेरी गुड। उन्होंने ये बात बताने के लिए हमको एक इक्वेशन भी दी। उन्होंने बोला अगर किसी पार्टिकल का, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन, अगर उसकी पोजीशन एक्स है, उसका मोमेंटम पी है, तो इक्वेशन होगी डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स एच बाय 4 पाई। ये क्या लिख दिया सर? ये क्या लिख दिया सर? कुछ समझ नहीं आया? तो मैं कहता हूं, डेल्टा एक्स जो है वो तेरी पोजीशन निकालने में जो तूने गलती की उसको बोला जाता है। तो डेल्टा एक्स तेरा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। डेल्टा पी मैं मोमेंटम को बोल रहा हूं। तूने जब मछली के पास तू गया उसकी पोजीशन को जानने के लिए कि वो किस टाइम किधर स्विम कर रही है, तू जैसे ही उसके पास गया वो तेरे से डर के भागने लगी। उसने अपनी मूवमेंट को चेंज कर लिया, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। तो उसकी तूने उसकी डायरेक्शन निकालने में जो गलती की उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया क्या? ठीक है जी। अब थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? पहले तो ये देखिए जी, ये थे जी हमारे हाइजेनबर्ग। इनका नाम था वर्नर हाइजेनबर्ग। ये फिजिस्ट थे, लेकिन इन्होंने अपना योगदान केमिस्ट्री में भी दिया। कैसे दिया, आइए देखते हैं। It is impossible to determine the exact values of position and momentum of a moving microscopic particles. किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का
पोजीशन और मोमेंटम एक साथ नहीं निकाल सकते। सर, किसी टाइम हमारी फिजिक्स अच्छी जाती है, किसी टाइम हमारी केमिस्ट्री अच्छी जाती है। अगर हम केमिस्ट्री को ज्यादा करते हैं तो हमारी फिजिक्स वीक होनी शुरू हो जाती है। अगर हम फिजिक्स को ज्यादा पढ़ते हैं तो हमारी केमिस्ट्री वीक होनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री हमारी कभी एक साथ अच्छी नहीं चल सकती, उसी तरीके से कभी भी किसी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कभी भी एक साथ नहीं निकाले जा सकते, क्योंकि कभी भी हमको दो अच्छी चीजें भगवान नहीं देता है। समझ में आया क्या? ओके जी। ओके, तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स एच कट एच बाई 4 पाई। ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई, ये कैसे डिराइव हुई, वो सब हमारा काम नहीं है। बस हमको ये वाली इक्वेशन याद रखनी है, ध्यान में रखनी है कि ये हाइजेनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डेल एक्स क्या चीज है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और डेल पी क्या चीज है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बहुत अच्छे। चलूं आगे? ओके। अगर मैं डेल एक्स और डेल पी में इस डेल पी को खोल के लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम मतलब मुझे डेल्टा पी लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? कैसे लिखूंगा? अरे, मास के पीछे कैसे डेल्टा लगा सकता हूं यार? इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूं। जल्दी जल्दी सोचो और मुझे इसका आंसर बताओ। अगर मुझे डेल्टा पी को ओपन करके ये वाला फॉर्मूला यूज करके मास इनटू वेलोसिटी मुझे ये डेल्टा पी लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? चलो, आपका काम थोड़ा सा और आसान कर देता हूं। अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो सोचो। हाँ जी, बिल्कुल। सर, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होता है, हमें पता है, 9.1 इंटू 10 raised to power -31 kg। हमें पता है सर, इलेक्ट्रॉन के मास में कभी भी अनसर्टेनिटी आ ही नहीं सकती। और अगर अनसर्टेनिटी आ ही नहीं सकती तो मास हमेशा सही रहेगा, मास हमेशा सर्टेन रहेगा। तो इसीलिए पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला गलत है और तीसरा फॉर्मूला सही है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड। चलिए, वापिस आते हैं इधर। तो मैं क्या कर रहा था? मैंने डेल्टा पी को लिख दिया एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 पाई। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, फिर डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी, एम को मैं उस साइड ले गया तो क्या बना ये? h/4 पाई m। खत्म। खत्म। ये क्या चीज आ गई? ये आ गई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन। किस फॉर्म में? डेल वी की फॉर्म में। समझ आया क्या? ओके। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इस ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह हम सिर्फ इक्वल टू लिखते हैं। कभी न्यूमेरिकल आ जाए या कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम ये इक्वेशन यूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे लिखी नहीं मैंने, डेल्टा वी की इक्वेशन हो तो उसको भी हम h/4 पाई m इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? बोलो बोलो बोलो। ओके।
अब इसे रीड करो, मैं बता चुका हूं वैसे। इफ वी ट्राई टू मेजर एनी वन क्वांटिटी विद हायर एक्यूरेसी, द अदर क्वांटिटी बिकम्स लेस एक्यूरेट। मैंने बोला था अगर फिजिक्स को पढ़ने बैठोगे ज्यादा तो केमिस्ट्री पीछे छूट जाएगी, केमिस्ट्री अनसर्टेन होनी शुरू हो जाएगी, केमिस्ट्री वीक होनी शुरू हो जाएगी आपकी। अगर आप केमिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान दोगे तो फिजिक्स कम होनी शुरू हो जाएगी। और बकायदा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे वैलिड है, लेकिन इस चीज में तो हमारे पे भी कंप्लीटली वैलिड है ना। हम लोगों की कभी भी फिजिक्स और केमिस्ट्री एक साथ एक जैसी नहीं चल सकती। तो वही हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप अगर किसी चीज की पोजीशन निकालना चाहोगे तो उसके मोमेंटम में फर्क आ जाएगा, उसकी वेलोसिटी में फर्क आ जाएगा। और अगर किसी चीज की वेलोसिटी निकालनी चाहोगे, मोमेंटम निकालना चाहोगे, तो उसकी पोजीशन में फर्क आ जाएगा। समझ आया क्या? तालाब में पड़ी मछली की एग्जांपल लें तो आप अगर उसकी पोजीशन निकालने जाओगे तो वो भाग जाएगी किसी वेलोसिटी से, और अगर उसको दूर रह के उसकी वेलोसिटी को, उसकी डायरेक्शन को ऑब्जॉर्व करोगे तो उसकी पोजीशन नहीं निकाल पाओगे। मतलब दो चीजें, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम आप इकट्ठा नहीं निकाल सकते। समझ आया क्या? ओके। अच्छा, अब दोनों में से एक अनसर्टेनिटी जीरो हो जाए, मतलब हमारी एक गलती बिल्कुल निग्लेक्ट कर दें, इसका मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? आपने एक साल बिना गलती किए केमिस्ट्री पढ़ी, फिजिक्स को टच तक नहीं किया, इसका मतलब ये है। तो क्या होगा? आपकी केमिस्ट्री 100 आउट ऑफ 100 चली जाएगी और फिजिक्स आपकी जीरो पे आ जाएगी। मतलब आपकी केमिस्ट्री बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और वी फिजिक्स तो आपको कोई पूछेगा फिजिक्स क्या होती है, आप उसकी डेफिनेशन ही नहीं बता पाओगे। ऐसा ही होगा। तो वही चीज इधर लिखी हुई है। अगर डेल्टा एक्स जीरो है सर, तो इस इक्वेशन के हिसाब से डेल एक्स डॉट डेल वी इक्वल ले लूं, इक्वल एच बाय 4 पाई एम। ये इक्वेशन थी, बिल्कुल थी। इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं डेल्टा एक्स जीरो कर दूं, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जीरो कर दूं, मतलब पोजीशन निकालने में मेरी कोई गलती नहीं हो रही है, पोजीशन निकालने में मेरी कोई गलती नहीं आ रही है, तो सारी गलती किस में आ जाएगी? वेलोसिटी में आ जाएगी। देखो कैसे। तो मैं डेल वी कैसे निकालूंगा? H/4 पाई एम डेल एक्स। इस इक्वेशन को लिख रहा हूं वापस से। डेल एक्स उधर ले गया, उसके बाद वैल्यू पुट करें। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, 4 नंबर है आप जानते हो, एच पाई हमारा 3.14 एक नंबर है, एम मास, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसका मास हमको पता होता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वैसे एक बार, उसका मास हमको पता है। तो सब सारी वैल्यूज पुट की, एंड में डेल एक्स की वैल्यू जीरो है सर। तो किसी भी चीज को जब हम जीरो से डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को एक्स आ गया समझ लो, जीरो से डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर तो इंफिनिटी आता है सर। और इंफिनिटी का मतलब तो नॉट डिफाइंड होता है। देखो जी, अगर मैं डेल्टा एक्स को केमिस्ट्री बोल रहा हूं, डेल वी को अगर मैं फिजिक्स बोल रहा हूं, तो अगर बिना गलती किए एक साल केमिस्ट्री पढ़ोगे मैं तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन फिजिक्स गुस्सा मान जाएगी। फिजिक्स की गलतियां, फिजिक्स आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। बताओ समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके। अब तुमने मेरे से पूछा नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हुआ भाई? आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, बहुत बड़ी चीज करवा रहा हूं मैं, ये एक बहुत बड़ी चीज को प्रूव कर देगी। देखना, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन छोड़ो, ये पेन है, ये मेरे हाथ में पेन है, ये मुझे कैसे दिख रहा है? मैं इसको देख रहा हूं, ये मुझे कैसे दिख रहा है? ये कहीं मेरे कमरे में लाइट जल रही है या कहीं पीछे विंडो से सनलाइट आ रही है, तो वो लाइट के जो फोटोन्स हैं, लाइट के क्या होते हैं? फोटोन्स। फोटोन्स क्या होते हैं बेटा? फोटॉन्स
यस, फोटॉन्स को पैकेट्स ऑफ लाइट या क्वांटा ऑफ लाइट बोला जाता है ना, जिनकी जिनके अंदर एनर्जी भी होती है, जिनकी कुछ वेवलेंथ होती है ना, सब कुछ होता है जिनके पास, तो वो फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन्स आकर जब इस पेन पे स्ट्राइक करते हैं, तो वही फोटोन इस पेन से रिफ्लेक्ट होके लाइट रेज की फॉर्म में मेरी आंखों में जाते हैं। और जैसे ही मेरे आंखों में जाते हैं, तो मेरे आंखों के पीछे कहीं जाकर, मुझे बायो नहीं पता, कहीं आंखों के पीछे जाकर इमेज बनती है, और वही इमेज ऑप्टिक नर्व मेरे ब्रेन तक कैरी कर कर लेकर जाती है, और मेरे दिमाग को पता चल जाता है कि मैं एक पेन को देख रहा हूं। समझ आया क्या? समझ आया हमको चीजें दिखती कैसे हैं? आई एम नॉट अ बायो टीचर बट स्टिल, क्या समझ आया? ओके। अब सर, हमने तो इस इलेक्ट्रॉन को देखना है, इलेक्ट्रॉन तो हमको दिखता ही नहीं आंखों से। तो मैं कहता हूं हमारे पास इतने पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे आप एक इलेक्ट्रॉन को देख सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा? इलेक्ट्रॉन कैसे दिखेगा? इसके ऊपर कहीं से एक फोटोन पड़ेगा, ये देखो, ये इसके ऊपर फोटोन आया, फोटोन आया, फोटोन ने इस एनर्जी पे स्ट्राइक किया, फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक किया, और वही फोटोन रिफ्लेक्ट होके माइक्रोस्कोप में गया। माइक्रोस्कोप के ऊपर आपसे, आपके जैसा कोई महान बच्चा अपनी आंखें लगाकर देख रहा है, और उसकी आंखों में ये फोटोन्स पड़े, और उसके ब्रेन में इस इलेक्ट्रॉन की इमेज बन गई। कुछ समझ आया? लेकिन हुआ क्या बेटा, ये जो फोटोन है, इसकी कुछ एनर्जी होगी, और इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। वेव है, वेवलेंथ होगी। तो जब कोई भी एनर्जी कैरिंग पार्टिकल, है ना, इतने छोटे से पार्टिकल पे जाके स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन कितना छोटा होता है देखो, उसको हम देख भी नहीं सकते, नहीं देख सकते। तो उस पे जाके जब स्ट्राइक करेगा, तो वो अपनी एनर्जी जो है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा उनके बीच में? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम हो जाएगा। और जब मोमेंटम और एनर्जी का ट्रांसफर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन तो भाई हवा में उड़ने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहेगा मैं तो कहीं और ही जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन ने घूमने घूमते घूमते जाना था ऐसे, लेकिन वो पता नहीं कैसे किधर चला गया। तो हम उसको अच्छे से नहीं देख पाए, हम उसकी पोजीशन को या उसके मोमेंटम को अच्छे से नहीं बता पाए। इसीलिए कहते हैं, हाइजेनबर्ग ने बोला था, पोजीशन और मोमेंटम इकट्ठे निकालने जाओगे तो फंस जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ आया क्या? समझ आया क्या? If we try to measure the position of an electron, then a photon must strike or collide. यही मैंने बात बताई। जब हमको किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन देखनी है, तो उस इलेक्ट्रॉन पे या उस पार्टिकल जिसको हम देखना चाह रहे हैं, उस पे पहले सबसे फोटोन स्ट्राइक करेगा, फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, रिफ्लेक्ट टू माइक्रोस्कोप, है ना, और वहीं से हम उसको देखेंगे हमारी आंखों पे जब रिफ्लेक्ट होगा माइक्रोस्कोप के द्वारा। उसके बाद, सिंस फोटोन्स आर क्वांटा ऑफ लाइट, फोटोन्स क्वांटा ऑफ लाइट होते हैं, बिल्कुल बढ़िया, देयरफॉर दे होल्ड सम फाइनाइट मोमेंटम, उनका कुछ मोमेंटम होगा, उनकी कुछ वेवलेंथ होगी, उनकी कुछ एनर्जी होगी। तो जब वो ऑब्जेक्ट लाइक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेंगे, तो उनके बीच में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटा टेक्स प्लेस। This will increase the momentum of electron, thus it will increase the uncertainty in the value of momentum. क्या समझ आया? समझ में आया क्या? ओके, वेरी गुड। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कोई भी एक मिनट, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेली लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्यों? सर, आपने तो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मछली वाली पता नहीं दुनिया जहान की कौन कौन सी एग्जांपलें देकर हाइजेनबर्ग को रिलेट करवाया है। तो मैं कहता हूं, मैंने रिलेट तो करवाया था, लेकिन मैं एक चीज कब से कह रहा हूं,
एक मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वैलिड है। ये सारी बातें तो मैंने तेरे को समझाने के लिए बोली हैं, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए वैलिड है। और डेली लाइफ के अंदर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से डील नहीं करते। हम नहीं कहते हमको इलेक्ट्रॉन देखना है, हम नहीं कहते हमको प्रोटॉन देखना है, न्यूट्रॉन देखना है, या जो भी देखना है ना। हम तो भारी भरकम चीजों से रिएक्ट करते हैं, लोगों से रिएक्ट करते हैं, ट्रैफिक से रिएक्ट करते हैं। तो वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है। अगर वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है तो उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोटोन का। अगर फोटोन तेरे जैसे इतने भारी भरकम शरीर वाले पे आके स्ट्राइक करे तो भाई फोटोन की चीजें चेंज हो जाएंगी, तेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगा। तेरी स्पीड या तेरी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो डेली लाइफ में कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं रखता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार। कैन वी अप्लाई हाइजेनबर्ग सर्टेन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स? गिव रीजन। चलिए, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या दिया हुआ है हमको? स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v जीरो हो जाती है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, मछली पानी में रुकी हुई है, अगर मछली पानी में फ्रीज हो जाए तो आप उसकी पोजीशन को निकाल सकते हो, है ना। उसी तरीके से अगर किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जीरो कर दी जाए तो आप उसकी जो पोजीशन है उसको निकाल सकते हो, एक्यूरेटली निकाल सकते। तो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम अपना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हम एक चीज जीरो कर दें तो हम दूसरी चीज अच्छे से निकाल सकते हैं। हम एक्स के लिए क्या हो जाएंगे? सर्टेन हो जाएंगे। किसी भी चीज के लिए अनसर्टेन नहीं रहेंगे। हमको पता चल गया वेलोसिटी भी जीरो है और एक्स की भी वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ आ जाएगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं लग पाएगा। समझ में आया क्या? ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड if uncertainty in position and momentum of an electron are found to be equal in magnitude, what is the uncertainty in measurement of velocity of electron? Comment on result. अब हमको उन्होंने क्या बोला है? अब हमको उन्होंने बोला है कि अगर वो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को अगर इक्वल कर दें तो क्या होगा। इसका मतलब क्या है? दिमाग में थोड़ा सा इमेज बनाओ कि अ, जितनी आप फिजिक्स पढ़ने में गलती कर रहे हो उतनी आप केमिस्ट्री पढ़ने में गलती कर रहे हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे सोचो। तो अगर डेल एक्स और डेल पी दोनों सेम हो जाएं तब क्या होगा? अब लिखते हैं वापिस से हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन। क्या थी? डेल एक्स थी डॉट डेल पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स एच बाय फोर पाई। अगर मैंने डेल एक्स और डेल पी को सेम कर दिया तो मैं क्या करूंगा? इधर भी डेल पी लिख दूं, डेल पी तो डेल पी है ही। तो क्या हो जाएगा ये? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बीच में इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया? डेल पी का होल स्केयर इक्वल्स एच बाय फोर पाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलिए, अच्छा अब मैं क्या डेल पी को लिख सकता हूं? क्या मैं इस डेल पी को लिख सकता हूं एम डेल वी? बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। एम स्क्र डेल वी स्क्र एच बाय फोर पाई। एम स्क्र को उधर ले जाओ, एच बाय फोर पाई एम स्क्र। अब डेल वी स्केयरिंग बोथ साइड्स किया तो स्केयर से रूट कैंसिल और इधर वाली साइड रूट आ गई। एम स्केयर रूट से बाहर आके कल्ला एम हो गया और ये सारा रूट के
अंदर आ गया। ये सारे तामझाम में जब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एच प्लैंक्स कांस्टेंट 4 तो नंबर है, पाई 22/7 और 3.14 जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो डेल्टा वी है, मतलब अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, उसकी वैल्यू 7.9 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये क्या हो गया सर, लाइट की तो स्पीड ऑफ लाइट ही 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। और इस चीज को हम सबसे लार्जेस्ट वेलोसिटी बोलते हैं। हमने बोला था कि लाइट की स्पीड से तेज स्पीड अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो अगर लाइट की स्पीड एग्जिस्ट से ज्यादा कोई स्पीड एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये 7.9 इंटू 10 रेज टू पावर 12 मीटर पर सेकंड इतनी बड़ी स्पीड कैसे आ गई सर। और इतनी बड़ी स्पीड आ गई, तो ये चीज है इम्पॉसिबल। समझ में आया क्या? इसका मतलब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी कभी भी सेम नहीं हो सकते। फिजिक्स और केमिस्ट्री कभी भी एक जैसी नहीं पढ़ सकते। अरे पढ़ सकते हैं, अब ऐसे मत कहना मैं एग्जांपल दे रहा हूं तो। मैं तो सिर्फ आपको याद करवाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, ओके जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन कैन नेवर एग्जिस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। हमको प्रूव करना है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। ये एटम है बोहर के अकॉर्डिंग, ये आसपास उसके शेल्स हैं N1 2 या फिर K L M जो भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैसे तो हमें तो बोहर ने ये बताया कि ये इधर होता है ना। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है? तो मैं न्यूक्लियस को बनाता हूँ, ये रहा देखो न्यूक्लियस। तो इस स्पेस के अंदर, ये पूरे न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन किधर है ना। हमको ये बताना है कि क्या न्यूक्लियस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है? तो एक चीज आपको एक बात बता दूं कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ना, साइज ऑफ न्यूक्लियस वो हमको पता होता है। साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है ऑर्डर 10 रेज टू पावर -14 मीटर का, है ना। पूरा प्रॉपर साइज नहीं है, ऑर्डर है सिर्फ उसका। जैसे लाइट की स्पीड में 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकंड लिखें, तो 10 रेज टू पावर 8 उसका ऑर्डर है, मतलब ऑर्डर के साथ कोई भी वैल्यू। एवोगैड्रोस नंबर में 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, तो 10 रेज टू पावर 23 उसका ऑर्डर है। उसी तरीके से साइज ऑफ न्यूक्लियस में 10 रेज टू पावर -14 मीटर उसका ऑर्डर होता है। तो सर जितना न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज कितना है, 10 रेज टू पावर -14 मीटर। तो इस दायरे में ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। अगर इसको न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करना है, तो उसको अपने आप को 10 रेज टू पावर -14 मीटर के दायरे के अंदर ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये है न्यूक्लियस का साइज, और इस साइज के अंदर ही न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है अपने आप में एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब उसकी जो पोजीशन है ना, उसकी जो पोजीशन है वो इसमें आएगी। और अगर पोजीशन इसमें आएगी, तो उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी भी इसी ऑर्डर के अंदर आएगी। बताओ समझ में आया क्या? क्यों लिखा मैंने ये? क्योंकि न्यूक्लियस का साइज जो है वो 10 रेज टू पावर -14 मीटर है। तो अगर हमारी अनसर्टेनिटी आएगी पोजीशन में, तो किसकी वजह से आएगी? सिर्फ उस दायरे की वजह से आएगी, 10 रेज टू पावर -14 मीटर की वजह से आएगी। अब हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग डेल वी क्या था फिर? H/4 पाई M डेल एक्स। इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर दो। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर -34, 4 का 4, पाई की जगह 3.14, एम की जगह मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 रेज टू पावर -31 kg, -34 kg। उसके बाद डेल एक्स जो है वो 10 रेज टू पावर -14 मीटर। जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करोगे, तो आपकी जो डेल वी की वैल्यू है वो आपके पास 6.2 इंटू 10 रेज टू पावर 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगी।
ये तो फिर वही बात होगी, ये तो फिर स्पीड ऑफ लाइट से इंक्रीज कर गई। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। दैट्स वाई सर, इलेक्ट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस के बाहर होता है, क्योंकि उसके अंदर इट नेवर एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हजार कारण है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता ये बताने के। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी उन्हीं कारणों में से एक है, जो एक्सप्लेन कर देता है, जो प्रूव कर देता है कि इलेक्ट्रॉन वाकई में ही न्यूक्लियस से बाहर होता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ओके। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक है।